अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिप्रेशन के कॉजेज़ पर बात की थी बहुत डिटेल में, और उसके साथ हमने डिप्रेशन के मुतालिक साइंस एंड सिम्टम्स देखी थी कि कैसे हम जो डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन को किस तरह से डायग्नोज़ किया जाएगा। उसके लिए हमने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखी थी कि अगर 15 दिन तक के कम से कम या उससे ज़्यादा किसी शख्स के ऊपर उदासी और मायूसी की कैफ़ियत तारी रहती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो उन चीज़ों में भी उसको फ़ील नहीं होता जो काम उसको पहले बहुत वो शौक़ से किया करता था। उन चीज़ों से भी अगर वो बेज़ार रहता है, नहाने धोने, कपड़े चेंज करने, कंघी करने उसका दिल नहीं चाहता, यानी दुनिया की किसी भी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट फ़ील नहीं होता, और ये कैफ़ियत 2-3 दिन 4 दिन अगर रहती है तो हम उसको डिप्रेशन में शुमार नहीं करते। अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा ये कैफ़ियत रहेगी तो फिर उस शख्स को डिप्रेशन का मरीज़ समझा जाता है, और उसका फिर बाकायदा डायग्नोसिस होती है, और फिर उसका बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी डायग्नोसिस के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। और फिर उसको डायग्नोज़ करने के बाद अगर कोई शख्स बहुत उसका जो सीवियर है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, उसको डिप्रेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो फिर उसको मेडिसिन्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वरना फिर उसका जो काउंसलिंग के ज़रिए उसकी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। डिप्रेशन को जब हम डायग्नोज़ करते हैं तो उसके लिए BDI का तरीका है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री और पेशेंट हिस्ट्री क्वेश्चनायर। एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है पेशेंट को, जिसको वो फिल करता है, और उसकी मदद से देखा जाता है कि वो डिप्रेशन उसके अंदर किस हद तक के है। अब अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो तरीका इलाज हैं, उसमें पहले नंबर पर हमारे पास CBT है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास है IPT हमारा इंटरपर्सनल थेरेपी है। उसके बाद हमारे पास है PDT साइको डायनेमिक थेरेपी, और उसके बाद NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर देखने के बाद ये सजेस्ट करता है कि किसको किस तरह से किस हद तक के उसका डिप्रेशन है, और उसको किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारे काम जो है इंटरपर्सनल, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बाहिमी जो काम काज हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। जो सूरत हाल है किसी भी मरीज़ की, उसकी जो कम्युनिकेशन है उस पर ख़ास तौर पे काम करवाया जाता है कि उसकी कम्युनिकेशन उसकी बेहतर हो, जिसके ज़रिए वो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आए। और इसी तरह से अगर CBT को हम देखें तो उसमें हम कोशिश ये होती है कि लोगों का बिलीफ थोड़ा सा चेंज किया जाए, और उनकी जो बिहेवियर है उसके ऊपर वर्क किया जाए। बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए उनकी हेल्प की जाए, और उनको जो है वो मदद फ़राहम की जाए, और उनको उस मर्ज़ से बाहर निकाला जाए। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों में कि किस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और ये तरीके हम इस्तेमाल जो इसका तरीक़ाकार है साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसमें मौलिक जो है वो मरीज़ की प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को देखने की कोशिश करता है, और उसको उसकी काउंसलिंग करता है। उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। कोई खौफ हो सकता है, फ़ियर हो सकता है, माज़ी का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो परेशानी का शिकार है, तो उसको वहाँ से बेहतरी की तरफ लाए। कोई खौफ है, कोई इंजरी है, कोई ऐसा वाक़या है जो कि पुरानी कोई चोट लग गई है किसी वजह से, और उसकी वजह से मरीज़ के अंदर कोई खौफ पैदा हो गया है, तो इस सिलसिले पे काम किया जाता है और उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। इस जो तरीका इलाज है साइकोडायनेमिक थेरेपी का, ये ग्रुप्स की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों पर भी और फैमिलीज़ को भी, कपल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ़ लोगों का एक ग्रुप बना के भी बाज़ औक़ात हील करने की कोशिश की जाती है, और अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है तो फिर उसको इंडिविजुअल भी ट्रीट किया जाता है। और इन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना पड़ता है हमें, कि विटामिन डी की अगर कमी होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर मायूसी की, उदासी की, डिप्रेशन की कैफ़ियत नज़र आने लगती हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इस इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर विटामिन की कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाए, अगर ब्लड की कमी है तो उसके लिए जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाए।
یا ایسی ڈائٹ استعمال کی جائے جس سے کہ بلڈ کی کمی جو ہے وہ دور ہو سکے، اس کے اندر بہتری آ سکے۔ اگر کوئی ٹراما ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی انجری ہے، تو وہاں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ پہلے اس چیز کو اگر ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ مطلب اس ٹائم کے بعد یہ چیز جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی، کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایموشنل فیز سے گزرتے ہیں، کوئی اچانک حادثہ ہو گیا، کوئی فیملی میں اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ عموماً اگر دیکھا جائے ریشیو تو خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ ڈپریسو ہوتی ہیں، اکثر اوقات ہارمونل چینجز کی وجہ سے ڈیورنگ پریگننسی بھی عموماً جو خواتین ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی بھی اس کا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور عموماً پریگننسی کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین تھوڑا سا ڈپریشن کی سائڈ چلی جاتی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہیں، اور آفٹر ڈلیوری بھی عموماً لوگ جو ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں جو کہ ہمیں مختلف اوقات میں نظر آتی ہیں، اور بعض لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے اس سلسلے میں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر میڈیسن کے بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو طریقہ کار دیکھے ہیں، تھوڑا سا ہم نے اس کو شارٹلی ڈسکس کیا ہے بہت، اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ NLP کے حوالے سے بھی اس کی ڈپریشن کے لیے بہت افیکٹو ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ طریقہ کار۔ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن کو کہ یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم صرف ایک ایسے طریقے پر بات کریں گے جس کے ذریعے ہم بآسانی ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک چیز کو سمجھ لیں تو اس کے ذریعے ہماری زندگی میں نمایاں ترین تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، اور ہمارے تمام جو ڈپریشن کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ NLP جو بات کرتی ہے وہ ہمیشہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی بات کرتی ہے کہ کیسے اپنے مائنڈ کی، اپنے نیورونز کی لینگویج کو تبدیل کر کے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت فاسٹ ایک طریقہ ہے جس میں کہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ باقی جو طریقہ علاج ہیں اس میں بھی یقیناً تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ کہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن NLP کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فوری طور پر رزلٹ اس لیے سامنے آتا ہے کہ جب نیورونز کی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے تو نئے نیورونز اپنی نئی لینگویج کے ساتھ ہماری پوری باڈی کو کمانڈ کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا برین ہے جو ہماری باڈی صرف ایک جسٹ باڈی جو ہے نا، وہ صرف برین جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کو باڈی صرف ری ایکٹ کرتی ہے۔ ہماری ساری سوچیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے ہماری باڈی مطلب نیورونز کے تھرو تمام باڈی میں پہنچ جاتی ہیں، اور باڈی اسی کے تحت ایکٹ کرنے لگتی ہے۔ تو ہم جب اپنی سوچ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے نیورونز کی جو انفارمیشن ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہماری پوری باڈی کے اندر جو انفارمیشن نئی پہنچتی ہے، نیو پاتھ وے بنتا ہے، اس کے ذریعے ہماری پوری باڈی جو ہے وہ ہیل ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں جو چیز جس NLP کے حوالے سے ہمیں جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ بہت زیادہ وہ اپنی ووکیبلری پر، اپنے ورڈز پر، جو بھی ہم الفاظ بولتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، ان کو ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرنے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی غلامی میں نہ جانے دیں۔ ہم اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر ورک کریں، اور خود کو اس چیز سے باہر نکالیں۔ اس سلسلے میں ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے پیراڈائم شفٹ، کہ جیسے ہی ہم اپنا پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور ہم ایک نئے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو ہمارا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، جو ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے ہماری ریئلٹی کو بھی کریٹ کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانی آ جاتی ہے۔ ہم جیسے جیسے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کا ہمارا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ایک ہمارے ذہن میں اس کے لیے ہم نے جیسا ریسیو کیا ہوا ہوتا ہے چیزوں کو، ہم اسی حوالے سے اس چیز کو جج کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس ججمنٹل اپنا جو بیہیویئر ہے اس میں سے باہر نکل کر اپنے آپ کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ پیراڈائم جو ہے وہ سمجھے ایک کھڑکی ہے جس میں سے کہ ہم کسی بھی چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہمارا پرسیپشن جو ہے اگر ہم اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو چینج کر لیں، اپنی اپروچ کو چینج کر لیں،
जो कुछ हमने अज्यूम किया हुआ है उसको हम तब्दील कर लें तो उसके वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत नुमाया तरीन तब्दीलियाँ आती हैं और हम एक बेहतर रास्ते की तरफ चलते हैं। हमारी सोच को एक नई डायरेक्शन मिलती है और हम अपनी पुरानी सोच को अपनी नई सोच के ज़रिए रिप्लेस करके एक नया और एक डिफरेंट एक वे ऑफ थिंकिंग हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ है पैराडाइम का शिफ्ट करना। पैराडाइम का मतलब है कि जब हम एक पुराना पैराडाइम होता है हमारे पास जो कि हमने पहले से अडॉप्ट किया हुआ होता है, हमारे एक माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, वो हमारा ओल्ड पैराडाइम है जिसके तहत हम पहले चीज़ों को देखा करते थे। कोई किसी ने बात नहीं की तो हम नाराज़ हो गए, उसने अच्छी तरह से पूछा नहीं, उसने चाय नहीं पिलाई, बैठने के लिए नहीं कहा। कोई भी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने अपने लिए इशू बनाया हुआ होता है। तो वो हमारा एक ओल्ड पर्सपेक्टिव था। अब हम उसको चेंज करके अपने लिए एक नई पिक्चर में, एक नए पैराडाइम में अपने आप को देखेंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट वे होगा। हम इस तरह से सोचना शुरू करेंगे कि जो भी इंसान जो भी कुछ करता है वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। उसका मेंटल बिहेवियर जो है, उसका रवैया जो है, उसको कंट्रोल करना या उसकी आदत व अतवार को, उसके मिजाज को कंट्रोल करना, उसको अपनी मर्ज़ी से चलाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैं ख़ुद को उस ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद करूं कि मेरी मेंटल स्टेट किसी और के हाथ में है। उसने अगर मुझे खुश रखने की कोशिश की तो मैं बहुत खुश हूं, और अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, कोई ऐसी बात की जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी, मैंने कोई खाना बनाया, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कोई दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें उसका सिला मिले, लोग उसको अप्रिशिएट करें, और अगर वो नहीं करते तो हम जो हैं वो दुखी हो जाते हैं, अफ़सरदा हो जाते हैं। हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं उस चीज़ को। तो ये हमें इस परसेप्शन को तब्दील करना होगा। हमें अपनी मेंटल स्टेट को अपने हाथ में लेना होगा। इस बात को बहुत गहराई के साथ समझना होगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमारी मेंटल स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करें। हम सबसे पहले अपना ख़्याल रखेंगे, अपने आप को हम अपग्रेड करेंगे, अपनी सोचों को देखेंगे और अपने जो पुराने वाक़यात हैं जो आपके ज़हन के अंदर महफूज़ आपने किए हुए हैं, कोशिश करें कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़ामोशी से एक जगह बैठ जाएं, उन ख़यालात को देखते जाएं और उनको, जैसे आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, उस पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपके ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप पे पुराने मैसेजेस हैं जिनको आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, वो आपके लिए अब यूज़लेस हैं, आप उनको डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ज़हन के अंदर जो वाक़यात मौजूद हैं उनको भी वहाँ से डिलीट करें। जो वाक़यात अगर ज़हन के अंदर मौजूद रहेंगे तो हमारा माइंड उसी के मुताबिक प्रोग्राम हुआ है, वो उसी तरह से चलता जाएगा, और सेम अगर हमारी सोच होगी तो रिज़ल्ट भी सेम होगा। जब हम अपनी सोच को चेंज करेंगे, अपने पैराडाइम को शिफ्ट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा माइंड का प्रोसेस है वो चेंज होगा, हमारी थिंकिंग चेंज होगी, हमारे न्यूरॉन्स की मालूमात, इन्फॉर्मेशन तब्दील होगी, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आएंगे। जब देखें ज़िंदगी बहुत सादा थी, लोग बहुत आपस में मिलजुल कर रहते थे, सादगी में रहते थे, कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, तो हम देखते हैं कि हमें इतना ज़्यादा डिप्रेशन नज़र नहीं आता था। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम एज में आए, हमारे पास चीज़ों की, कंटेंट की यलगार हो गई, हमारे पास मालूमात बहुत ज़्यादा हो गई, वैसे वैसे हम मेंटली अपसेट होने लग गए। तो इस बात को हमें समझना है कि हमें इस ज़हनी ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद करना है। हम किसी अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। एक आज़ाद मुल्क में रहना काफ़ी नहीं है जब तक कि हम ज़हनी तौर पर भी ख़ुद को आज़ाद ना कर लें। एक आज़ाद मुल्क में रहने वाला शख़्स जो कि ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है, वो एक ग़ुलामी ही की ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो जितना भी अपने आप को आज़ाद समझे, लेकिन अगर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमारी मेंटल स्टेट किसी भी हवाले से किसी दूसरे शख़्स पर मुनहसर है, तो हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, वो जिस तरह चाहता है हमें इस्तेमाल करता है। वो अगर हमें खुश रखता है तो हम खुश रहते हैं, अगर उदास रखता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। अगर हमने दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी दूसरे के हवाले कर दी तो ये कोई दानिशमंदाना सोच नहीं है। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि हमें सबसे पहले ख़ुद को हील करना है। हम समझते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं,
हर किसी की हम मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम किसी को दुःख में देखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको उस दुःख से बाहर निकालें। लेकिन अगर हम खुद दुखी हैं, उसके दुःख के साथ हम खुद बहना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको इस तरह से इमोशनली सहारा देते हैं कि हाँ, ये तो अफ़सरदगी की ही बात है, इस पर तो दुखी होना लाज़मी है, ये तो इतना बड़ा दुःख है, इसको किस तरह से झेला जा सकता है। जब हम इस तरह से किसी को कहते हैं तो हम उसको मज़ीद एक डिप्रेशन की तरफ उसको हम माइल कर देते हैं। उसको हम बजाय ये कि हम उस वक़्त उसकी हेल्प कर सकते हैं जब हम खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। तो हमें पहले अपनी मदद करनी है, पहले हमें ख़ुद को अपग्रेड करना है, वरना फिर हम दूसरों के दुःख के को उनके साथ मिलकर हम एक दुखों को ही मनाते रहेंगे। मिल-जुल कर के हम दुःख बाँटने के बजाय दुःख आपस में मिलकर मनाएँगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम उसको मज़ीद दुखी कर देंगे। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे बच्चे को या हमारे घर में किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई दुःख है, कोई रंज है, कुछ ऐसी डिप्रेसिव कंडीशन में है वो, तो उसके साथ हमें भी डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, हमें भी दुखी हो जाना चाहिए, तब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर का कोई फ़र्द दुखी हो और मैं दुखी ना हूँ? हम इसको मोहब्बत समझते हैं। लेकिन हम उस वक़्त तक किसी की केयर नहीं कर सकते जब तक हम इस चीज़ को फ़ील ना कर लें, समझ ना लें कि हमें, यानी अगर आपको किसी को सहारा देना है, अगर किसी के पैर में कोई चोट लग गई है, आप उसको सहारा देकर खड़ा करना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप पहले ख़ुद सेहतमंद हों। अगर आपके अपने पैर में कोई चोट लगी हुई है, कोई तकलीफ़ है, आपके कमर में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, तो आप किसी को सहारा नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इमोशनली अनफिट हैं, तो आप किसी ऐसे शख़्स को सहारा नहीं दे सकते जिसको कि इमोशनली आपके सहारे की ज़रूरत है। तो पहले ख़ुद को अपग्रेड करें। हर शख़्स अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकता है अगर वो इतनी मामूली सी हकीकत समझ ले कि उसकी ज़िंदगी, उसकी मेंटल स्टेट हरगिज़ किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। छोटी-छोटी बातों पर हमने दुखी होना शुरू कर दिया है कि अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। मोबाइल के बग़ैर हम अगर इंटरनेट बंद हो जाए किसी वजह से तो इंसान की ज़िंदगी आजकल देखा जाए तो मुश्किल बन चुकी है। अगर उसको चाय का कप नहीं मिलता तो उसको ऐसा लगता है कि सुबह उसकी आँखें नहीं खुल सकती बग़ैर चाय के कप के। तो इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों के बग़ैर हमने ऐसा समझ लिया है कि इनके बग़ैर हम ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। तो कोई शख़्स अगर हमें छोड़कर चला जाए तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे रिलेशन में, इस तरह की बाज़ औक़ात सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान जो है वो दूसरा शख़्स को छोड़ कर चला जाता है। बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे, यानी किसी हादसे का शिकार हो गया, किसी की सडन डेथ हो गई, तो हम ये समझते हैं कि हम इस शख़्स के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारा क्या होगा? वो क्यों होता है कि हमने उसके ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट किया हुआ है। बेशक दुःख, गम, ये बात नहीं है कि गम नहीं होगा, दुःख नहीं होगा, लेकिन हम जितनी जल्दी उस इमोशनल फ़ेज़ से बाहर निकल जाएँगे, थोड़ी देर जितनी बात है, उतना दुःख करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस कैफ़ियत के अंदर रह जाना, ये अपने लिए साथ हमारी एक ज़ुल्म है जो हम अपने ऊपर करते हैं। तो हमें उस कैफ़ियत से अपने आप को बाहर निकालना है, हमें हर चीज़ को इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें ये समझना है कि दुनिया में हर चीज़ हम अल्लाह की अमानत के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी नहीं है। हम दुनिया में हमारी ज़िंदगी हो, हमारे गिर्द मौजूद लोगों की ज़िंदगी हो, हमारे वालिदैन हों, बहन-भाई हों, वालिदैन हों, शौहर हो, बीवी हो, हमारे दोस्त अहबाब हों, मिलने-जुलने वाले हों, कोई शख़्स हमें कितना ही अज़ीज़ क्यों ना हो, हमें उसकी केयर करनी है, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, उसकी साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेकिन इस बात को समझने के साथ-साथ कि कोई भी चीज़ दुनिया में हमारी मिल्कियत नहीं है। हर चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में उसकी जो अहमियत है वो इतनी ही है कि जब तक अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमारे लिए रखी है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेकिन जब हम अल्लाह की रज़ा नहीं होगी तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी। दुनिया की कोई भी चीज़, हम खुद भी यहाँ पर हमें भी नहीं पता कि हम कितने दिन मौजूद हैं और कब हमारी ज़िंदगी जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाए। तो जो कोई चीज़ हमें, जिस चीज़ का हमें मालूम ही नहीं है, जो चीज़ हमारे इख्तियार ही में नहीं है, थोड़ी-सी एक सोच सिर्फ़ अगर हम ये अपनी क्रिएट कर लें कि जिस चीज़ पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है, उसके लिए क्या दुखी होना। हम उसके लिए जब बेबस हैं, हम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, तो अफ़सरदा हो के भी हम क्या कर लेंगे सिवाय इसके कि हम अपनी मेंटल स्टेट को ख़राब करेंगे। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम अपने लिए भी हेल्पफुल होंगे और अपने साथ-साथ अपने दूसरे जो लोग हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, हम उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुज़ारें जो बेनिफिशियल होता है, जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है, फ़ैज़ पहुँचाता है, क्योंकि ये फ़ैज़ पहुँचाना ही एक इंसानियत की मेराज है। दुनिया में हर चीज़, कायनात में हर चीज़ जो है वो बाँट रही है, वो देने में लगी हुई है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही, वो दूसरों को दे रही है। हम दरख्तों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं तो हम सांस लेते हैं, हमें धूप जो है हमें सूरज से मिलती है, हमें दरख्तों से ऑक्सीजन के साथ फल फ्रूट मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं जिस पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है।
तो इस चीज़ को समझें कि दुनिया जो है वो बाँटने के लिए ही बनाई गई है। देने वाला जो शख़्स है वो कभी भी मायूस नहीं होता, कभी अफ़सरदा और दुखी नहीं होता। हर तरह के डिप्रेशन से बचने का जो एक बहुत ही अहम तरीका है वो यही है कि एक बीइंग स्टेट में आ जाएं, देने वाली स्टेट में आ जाएं, बांटने वाली स्टेट में आ जाएं। जब आप देने वाली स्टेट में होंगे, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे होंगे, बांट रहे होंगे, तो आप अपने लिए आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लोगों से कुछ मांगें। जब हम डिमांडिंग होते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, लोगों से मोहब्बत मिले, लोगों से रिस्पेक्ट मिले, लोग हमारा ख्याल रखें, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि जो तवक्कात लोगों से रखी जाती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी हों। तो हम अपनी तवक्कात की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों की वजह से नहीं जाते। तो सिर्फ़ इस एक ज़हनी ग़ुलामी से निजात हासिल कर लें कि मेरी मेंटल स्टेट मेरी ज़िम्मेदारी है, कोई डिप्रेशन, किसी किस्म की कोई मायूसी कभी भी नहीं होगी। तो जो ट्रीटमेंट है बाकायदा तौर पर वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैंने जो आपसे एक बात की थी कि मैं आपको सिर्फ़ एक तरीका बताऊँगी, वो सिर्फ़ एक तरीका ये है कि अपनी मेंटल स्टेट की ज़िम्मेदारी कबूल कर और सिर्फ इस एक बात को समझकर, इस एक चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके, अप्लाई करके आप देखेंगे कि आप तमाम हर किस्म के डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इन सब चीज़ों से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। जब आप आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे इस पर वर्क करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आपको पहले बुरी लगती थी, आप उनको एक नए पर्सपेक्टिव में रख कर देखना शुरू करें। उनका एक अपने ज़हन में एक नया इमेज बनाएँ, उसको एक नई तरह से फ़ील करना शुरू करें। तो रफ़्ता-रफ़्ता आप देखेंगे कि आपकी तमाम जो पुरानी वाली आपकी हैबिट्स थी, पुराने वाले आपके इमोशंस थे, वो ख़त्म होंगे और उनकी जगह नए इमोशंस डेवलप होना शुरू होंगे, नई फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होंगी। दुनिया के लिए आपका जो एक देखने का तरीक़ाकार है वो बदलना शुरू होगा और आप अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल होंगे। जो शख़्स छोड़ कर चला जाता है उसके लिए कभी भी हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, उसको दुआओं के साथ रुख़्सत करना है। हम ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कभी भी रिश्तों को नहीं बना सकते। रिश्ते हमेशा एहसास के साथ बनाए जाते हैं। अगर एहसास के तारों के साथ हम बंधे हुए हैं, एहसास ज़िंदा है, तो ही रिश्ता जो है वो बेहतर होता है। वरना हम ज़बरदस्ती का अगर रिश्ता बनाएंगे भी तो वो किसी भी हवाले से बेहतरीन नहीं होगा। तो हमें हर रिश्ते को निभाना है, अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करनी, लेकिन लोगों को बांध कर रखने की, अपने साथ ज़बरदस्ती जकड़ कर रखने की जो ख्वाहिश होती है, ये भी हमें डिप्रेशन में लेकर जाती है। तो सिर्फ़ अपनी मेंटल स्टेट को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। आप देखेंगे कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो कुछ ही दिनों में हल होने शुरू हो जाएँगे और रफ़्ता-रफ़्ता आप अपने आप को बहुत बेहतर जगह पर पाएँगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने के लिए। जो लोग हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन सब लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं